हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इतिहास की, यानी कि आज हमारी जो क्लास रहेगी वो उत्तर प्रदेश स्पेशल से रहेगी। तो देखिएगा कैसे हमारी क्लास होने वाली है। मैंने आपको बताया था कि हम मंडे से हर रोज मिलेंगे, ठीक है। यहाँ से तो पहले तो हम टाइम टेबल को देख लेते हैं कि हमारा टाइम टेबल हमसे क्या कहता है। तो सोमवार आपका हो गया, बुधवार हो गया और आपका शुक्रवार को क्या होगी, हमारी उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास यहाँ से रहेगी। तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में। इससे पहले मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में नहीं, लेकिन हिस्ट्री में उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं, जितने भी जिले हैं, उन सभी के बारे में एक वीडियो बना चुका हूं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल की। तो ये कंटिन्यू क्लास रहेगी, यानी कि जितने भी पेपर हमारे उत्तर प्रदेश से संबंधित होंगे उन सभी से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या आपका यूपी ट्रिपल एससी हो या बीडीओ का पेपर हो, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हो, यानी कि उत्तर प्रदेश से जितने भी पेपर हैं उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आपके लिए मैं कंप्लीट उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ाऊंगा। ओके, तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या बनता है। तो थोड़ा तो पहले ब्रीफ में समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। तो उत्तर प्रदेश के अगर मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो हमारे कौन से, योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या है, यहाँ से मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। गवर्नर की बात अगर करेंगे तो गवर्नर हमारी कौन है, आनंदीबेन पटेल है। कौन है हमारी गवर्नर, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। थोड़ी सी अगर हम थोड़े से फैक्ट की अगर बात कर लें यहाँ से, तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो क्या है, आपके गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी है आपकी आनंदीबेन पटेल। तो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री का भी पद इन्होंने संभाला था। और आज जी हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, राज्यपाल है। अगर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल की बात करेंगे तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है। तो देख लेते हैं कि राष्ट्रपति हो गया आपका, और राज्य में क्या होते हैं, हमारे राज्यपाल होते हैं और मुख्यमंत्री होते हैं। तो कैसे कैसे जो हमारे पॉइंट बनते हैं, यानी कह सकते हैं कौन सा अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसमें नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की, या कौन नियुक्ति करता है आपके मुख्यमंत्री की। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करते हैं वो कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो दो पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहले अगर बात करेंगे आर्टिकल नंबर 153, यानी कि अनुच्छेद नंबर 153 की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो अनुच्छेद नंबर 153 हमको बताता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। देखिएगा, प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद नंबर 153 हमको बताता है। उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 155 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 155 बताता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करेंगे वो कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल नंबर हमको 153 बताता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। ये हमको आर्टिकल नंबर 155 हमको बताता है भारतीय संविधान में। अब हम बात कर सकते हैं कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 164 की, यहां से बात करें 164 में हमारा क्या है, तो 164 की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करते हैं। देखिएगा, मुख्यमंत्री से संबंधित है। और यहां से हम कह सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे हमारे। ये आर्टिकल नंबर कौन है, 164 के अंतर्गत कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो हमने देखा कि अनुच्छेद नंबर 153 हमें राज्य में वर्क कराता है, 155 आर्टिकल नंबर वर्क कराता है आपसे, और 164 हमको वर्क कराता है। लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होंगे। राइट। हमारे जो वर्तमान है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो उत्तराखंड के रहने वाले थे और उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में क्या है, आपके मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल जो है वो गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान समय में गवर्नर है किसकी, उत्तर प्रदेश की। ठीक, यहां से हमने कुछ पॉइंटों को यहां से देखा। उसके बाद अगर हम यहां से देखें तो हम कह सकते हैं क्या, जो हमारा गवर्नर होता है और हमारा सीएम होता है, तो डिफरेंस क्या होता है गवर्नर और सीएम में।
जैसे अभी हमने आपको बताया कि गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं कौन, आनंदीबेन पटेल, और उसके बाद उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल है। तो हमने अभी अनुच्छेद पढ़ा था कि जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन वो ये भी कह सकता है कि राज्यपाल जो होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो वो भी आपके किस में है, अनुच्छेद नंबर 153 में है। इसे संशोधित किया गया था संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत कहा गया है कि एक राज्य यानी कि जो राज्यपाल होगा वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। उसके बाद कहा गया था 7वें संविधान संशोधन में कि वह व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है जिस राज्य में वो क्या करता है, निवास करता है, यानी कि जिसकी उसके पास आइडेंटिटी है वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता है। तो याद रखिएगा, इससे आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री तो बनी थी लेकिन वहां की राज्यपाल नहीं बन सकती थी, क्योंकि राज्यपाल उस व्यक्ति का नहीं बन सकता, राज्यपाल उस राज्य का व्यक्ति नहीं बन सकता जिस राज्य में वो निवास करता है। ये भी कंडीशन हमारे 7वें संविधान संशोधन में ही दर्शाई गई है, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री उस राज्य का बन सकता है जिस राज्य में वो निवास करता है, जिस राज्य की उसके पास आइडेंटिटी है वो उस राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, कि राज्यपाल उस राज्य का नहीं बन सकता जिस राज्य में वो निवास करता है। ये सब प्रक्रिया आपके किस अनुच्छेद में है, तो 153 में है, और इसके लिए 7वां संविधान संशोधन हमको ये बताता है आपका, राइट। तो हमने देखा, उसके बाद हम और भी कुछ बात कर ले कि उत्तर प्रदेश की अगर यहां से और भी अगर हम बात करेंगे तो जो विधानसभा की जो सीटें हैं उत्तर प्रदेश में वो आपकी 403 प्लस 1 सीट है। विधान परिषद की सीटों की बात करेंगे तो विधान परिषद की जो सीटें हैं वो आपकी ओवरऑल कितनी सीटें हैं, तो विधान परिषद की आपकी 100 सीटें हैं। इससे पता चलता है कि भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें केवल क्या है, आपकी विधान परिषद है, और जिसमें सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं, उत्तर प्रदेश में है। हम देखेंगे वो 6 राज्य कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद विधानसभा की सीटें, तो हम बात करते हैं कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है, और हमारी जो सीटें हैं आपकी, ठीक है, तो सीटों की अगर हम बात करेंगे यहां से तो आपकी जिलों की अगर बात करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 75 हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक फार्मूला बनाया जिसको हम कहते हैं DLR, यानी कि डी से डिस्ट्रिक्ट 75 जिले हैं हमारे, 80 लोकसभा की सीटें हैं, और 31 आपकी किसकी सीटें हैं, 31 आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विधानसभा 403 प्लस 1 है, और विधान परिषद कितनी है हमारी, 100 है। तो भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये भी आप याद रखिएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा सीटें किसमें हैं, आपकी उत्तर प्रदेश में है, और तेलंगाना में सबसे कम सीटें हैं जहां सीटों की संख्या कितनी है, आपके 40 है। तो कुछ ब्रीफ में इंट्रोडक्शन था आपके उत्तर प्रदेश का, तो यही हमारा पहला पॉइंट भी रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश देखिएगा, उत्तर प्रदेश जो है आपके वो बाउंड्री सिर्फ एक देश से शेयर करता है जिसका नाम है आपके नेपाल, तो नेपाल से शेयर करता है। यानी कि दूसरा जो हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में जो पॉइंट होगा भारत की भौगोलिक स्थिति और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, उसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से कितनी राज्य सीमाओं से लगता है। तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के भी साथ सीमा स्पर्श करता है। देखिए मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया आपका हिमाचल, उसके बाद ये देखिए बिहार, झारखंड, ये सभी से स्पर्श करता है। तो हम जो दूसरी वीडियो होगी वहां से हम इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था तो इसको हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश की ब्रीफ में ही बात करते हैं यहां से, कि उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में स्थित एक सीमांत राज्य है। तो उत्तर मध्य में स्थित एक राज्य है। यहां से बात करेंगे कि अगर जनसंख्या के मामले में हम उत्तर प्रदेश को देखें तो जनसंख्या के मामले में भारत के अनुसार हम किससे तुलना करेंगे, तो यहां से हम तुलना कर सकते हैं। तो जनसंख्या में अगर हम बात करेंगे
तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का जो नंबर है वो किस नंबर पे है जनसंख्या के मामले में? तो जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। लेकिन अगर बात करेंगे कि भारत के अनुसार, इससे तुलना करेंगे, भारत का एक पार्ट है उत्तर प्रदेश, भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आपकी 16.5% है। देखिएगा ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला क्या है? राज्य है, जिससे हमको ज्ञात होता है कि भारत के अनुसार अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे तो 16.5% है भारत के अनुसार। लेकिन अगर यही हम आपसे बोल दें कि विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो विश्व के अनुसार अगर हम भारत की जनसंख्या की बात करेंगे तो विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो आपकी 17.5% क्या है? विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? तो 17.5% आपकी जनसंख्या है यहाँ से। ठीक है, अगर हम जनसंख्या दिवस की बात करेंगे तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। और जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम कहते हैं डेमोग्राफी। तो जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है आपके लिए? तो जनसंख्या का अध्ययन आपका डेमोग्राफी कहलाता है। ओके, तो देखिएगा जनसंख्या जो दिवस है वो हम 11 जुलाई को बनाते हैं और उसके अध्ययन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। अब विश्व के अनुसार अगर भारत की जनसंख्या की बात करेंगे 17.5 है आपकी, अप्रोक्सीमेशन कह सकते हैं 18%। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो भारत के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 16.5% है आपका। ये हमारा हमको बताता है। जनसंख्या दिवस हम कब बनाते हैं? 11 जुलाई को बनाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है प्रश्न बनता है यहाँ से। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानियां हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको प्रशासनिक राजधानी दिख रही है, न्यायिक राजधानी दिख रही है और आध्यात्मिक कैपिटल आपको दिख रही है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन जो कैपिटल है वो क्या है आपकी? लखनऊ। क्या कैपिटल है आपकी? लखनऊ। तो उसी को हम राजधानी मानते हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन जो कैपिटल है वो आपकी लखनऊ है। जो जुडिशरी आपकी कैपिटल है यानी कि जिसको हम बोलते हैं, देखिएगा लिखा हुआ भी है इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कहां पर होगी आपकी? इलाहाबाद में होगी। लेकिन अब जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो आज की डेट में हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज बोलते हैं। प्रयागराज बोलते हैं। अगर आध्यात्मिक राजधानी की बात यहां से करेंगे तो आध्यात्मिक राजधानी क्या है हमारी? वाराणसी है। 84 घाटों की भूमि जिसे हम बोलते हैं उसका नाम है आपका वाराणसी। तो वाराणसी क्या है? हमारी आध्यात्मिक कैपिटल है। ठीक है, और जो आपकी देखिएगा 3 कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि कई बार आपने प्रश्न देखा होगा कि इलाहाबाद को भारत की राजधानी कब बनाया गया? एक दिन के लिए। तो एक दिन के लिए कैपिटल बनाया गया था। तो देखते हैं कि कब बनाया गया था कि नवंबर 1858 में इलाहाबाद को अब हम किस नाम से जानते हैं? तो अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भारत की राजधानी एक दिन के लिए बनाया गया था। क्यों बनाया गया था इसका भी अभी हम रीजन देखेंगे क्यों बनाया गया था। ठीक है, तो उसके बाद कहा गया है 13 फरवरी 1931, याद रखिएगा 13 फरवरी 1931 को भारत की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया। नई राजधानी यानी कि कहां बनी थी? न्यू दिल्ली बनी थी। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब करी गई थी? 12 दिसंबर 1911 को की गई थी। तो पहले तो हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत के एक दिन के लिए राजधानी बनाई गई थी, कब बनाई गई थी। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या हुआ था कि 12 दिसंबर 1911 की अगर हम बात करेंगे तो प्रारंभिक राजधानी जो भारत की कहां थी? कोलकाता थी। तो प्रारंभिक राजधानी भारत की कहां पर थी? कोलकाता थी। उसके बाद में कोलकाता से जो राजधानी जो कन्वर्ट करी गई थी वो करी गई थी पुरानी दिल्ली। उस समय नई दिल्ली हमारी नहीं थी।
तो पुरानी दिल्ली कन्वर्ट करी गई थी। एक घोषणा यानी कि डिक्लेरेशन जो दिया गया था वो 1911 में दिया गया था और बनी कब थी, तो 1912 में बनी थी। अगर हम इस समय बात यहां से करेंगे कि इस समय कौन थे भाई प्रतिनिधि, यानी कि कौन थे भारत के वायसराय, कौन थे भारत के प्रतिनिधि, तो यहां से हम कह सकते हैं इस समय जो प्रतिनिधि थे वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे, यानी कि भारत के जो वायसराय थे इस वक्त वो कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग थे। इनका शासन टाइम 1910 से लेके 1916 के तहत आता है। तो अब प्रश्न हमारा बनता है कि जब कोलकाता से जब राजधानी पुरानी दिल्ली बनाई गई थी, या दिल्ली पुरानी दिल्ली, पहले तो पुरानी दिल्ली नहीं थी जिसको हम ओल्डी दिल्ली बोलते थे, आज पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली आपकी हो गई है। तो 1912 में जो स्थानांतरित करी गई थी कोलकाता से, कहां करी गई थी, दिल्ली करी गई थी। तो रीजन क्या बना था, राजधानी का रीजन क्या बना था कि स्थानांतरित करने का कोई ना कोई तो मेन मोटो जो होगा, मोटिव जो होगा वो होगा ना। तो क्या था कि प्रशासनिक कार्य कोलकाता में नहीं हो पाते थे, क्योंकि कोलकाता में क्या था, समुद्र तट था, इसलिए प्रशासनिक कार्य वहां पे नहीं हो पाते थे। और पुरानी दिल्ली को कैपिटल बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि वहां पर पूरी तरह से क्या हो रहे थे, प्रशासनिक कार्य हो रहे थे। अब अभी हमने पढ़ा कि 13 फरवरी 1931 जब मेंशन की गई, 13 फरवरी 1931 को जब मेंशन किया गया, तो जो राजधानी थी वो कहां बना दी गई, आपकी न्यू दिल्ली बना दी गई। क्या बना दी गई, न्यू दिल्ली यहां से बना दी गई। तो राजधानी जब न्यू दिल्ली जब बना दी गई 13 फरवरी 1931 को, तो यहां से जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड इरविन। यहां से वायसराय कौन होंगे, तो लॉर्ड इरविन यहां से वायसराय होंगे, राइट। तो लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करेंगे, समय की अगर हम इनके बात कर लेते हैं, तो 1926 से लेके 1931 तक कौन होंगे भारत में, तो लॉर्ड इरविन का समय रहा होगा भारत में। तो लॉर्ड हार्डिंग और लॉर्ड इरविन की बात हमने करी, तो दो वायसराय हम यहां से देख सकते हैं। अब अगर बात करेंगे भारतीय संविधान के तहत दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 239 AA 239 AA के तहत दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, दर्जा प्राप्त है। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। यहां से हमने देखा तो लॉर्ड हार्डिंग की बात यहां से हो गई, ठीक है। अब हमने देखा कि नवंबर 1858 की बात यहां से करते हैं। अब देखिएगा कि अगर हम यहां से बात करेंगे तो जो कोलकाता है उसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, जॉब चार्नक ने क्या करी थी, कोलकाता की स्थापना करी थी। और दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, अंगनपाल ने करी थी। तो दिल्ली की जो स्थापना की थी वो अंगनपाल ने करी थी, और एक किस वंश से संबंधित थे, तो ये तोमर वंश से संबंधित थे। दिल्ली में एक प्रमुख प्राथमिकता भी है, यहाँ पर एक टेम्पल है जिसे हम कहते हैं लोटस टेम्पल, न्यू दिल्ली में आपके बना हुआ है। एकमात्र ऐसा टेम्पल है विश्व में जिसमें कोई मूर्ति भी नहीं है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है, क्योंकि यह शांति का प्रतीक है और भाई धर्म से क्या रखता है, संबंध रखता है। तो ये पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस धर्म से संबंध रखता है, तो आपके भाई धर्म से संबंध रखता है और शांति का प्रतीक है लोटस टेम्पल, ठीक है। तो यहां से हमने पूरे पॉइंट को यहां से देखा कि 13 फरवरी 1931 हो गया हमारा, यानी कि यहां से हमने कहानी को स्टार्ट किया था और यहां पे जाके हमने एंड कर दिया था। अब हमारा जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है, नवंबर 1858 की आखिर कहानी क्या थी हमारे। तो अगर हम यहीं से बात कर लेते हैं तो एक दिन के लिए कैपिटल बनाई गई थी किसको, भारत की राजधानी एक दिन के लिए इलाहाबाद को बनाया गया था। तो इस समय जो हमारे वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो इस समय जो हमारे वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, यानी कि इनका जो टाइम होगा वो 1856 से लेके 1862 इनका टाइम होगा। तो इनके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक दिन के लिए कैपिटल बनाया गया था, यानी कि अब इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश का नामकरण भी कई बार किया गया था, यानी कि अब हम किस नाम से जानते हैं, तो अब हम उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर प्रश्न बनता है कि प्रारंभ में हम किस नाम से उत्तर प्रदेश को जानते थे, तो पहले हम उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे।
तो उत्तर प्रदेश को कब हम उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे? तो जून 1836 में हम उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। उसके बाद कुछ टाइम के बाद, कुछ वर्षों के बाद में हम फरवरी अगर की बात करेंगे, फरवरी 1877 की बात अगर हम करेंगे तो हम इसको आगरा व अवध के नाम से जानने लगे थे। किस नाम से जानने लगे थे? आगरा व अवध के नाम से जानने लगे थे। उसके बाद यहां से हमने देखा कि हम संयुक्त प्रांत के नाम से इसको कब जानने लगे थे? तो 1937 में हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के नाम से इसको हम कब जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश के नाम से हम इसको जानते हैं 24 जनवरी 1950 से हम इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो स्थापना दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का गठन हुआ और इसके 2 दिन के बाद क्या हुआ? संविधान पूरी तरह से क्या कर दिया गया था? लागू कर दिया गया था। तो संविधान की जो लागू की तिथि जो थी वो 26 जनवरी 1950 संविधान लागू किया गया था, भारतीय संविधान। और 26 नवंबर 1949 को क्या आया था? संविधान अस्तित्व में आ गया था हमारा। तो ये मेंशन करिएगा 2 तारीखों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान अस्तित्व में आ गया था और 24 जनवरी जो हमारा 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था और संविधान जो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या कर दिया गया था? पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। तो संयुक्त प्रांत के नाम से हम देखिएगा, सबसे पहले हम उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे और 37 तक अगर हम कहानी को चलाते हैं तो हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानने लगे थे। और उसके बाद आगरा व अवध को 1977 में जानते थे। आगरा की अगर हम बात करेंगे, आगरा की स्थापना किसने करी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी और 1504 में की थी। तो उत्तर प्रदेश का आगरा और मथुरा 2 ऐसे शहर हैं जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो आगरा और मथुरा 2 ऐसे शहर हैं उत्तर प्रदेश के जिसकी सीमा किससे लगती है? राजस्थान से लगती है। लेकिन क्यों करी थी सिकंदर लोदी ने? क्योंकि लोदी वंश का संस्थापक तो ना होके एक शासक था। क्योंकि लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। अगर दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक रहने वाला अगर कोई शासक कोई था तो वो कौन था? बहलोल लोदी। तो सबसे अधिक समय तक शासन किया था जिसने। यहां से बात करेंगे तो अवध की स्थापना किसने करी? तो अवध की स्थापना यहां से कर दी शहादत खान ने। तो आगरा की स्थापना किसने की थी? और अवध को हम अभी जो वर्तमान समय में हम लखनऊ है उसको पहले हम अवध के नाम से जानते थे। तो अवध का प्रारंभिक शासक की अगर बात करेंगे तो वो कौन है? हमारा शहादत खां है। तो देखते हैं कि आगरा की स्थापना क्यों करी थी। मैंने आपको बताया आगरा और मथुरा 2 ऐसे शहर है जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान के जो जाट जो थे वो क्या करते थे? आक्रमण करते थे उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर। और यहाँ पर क्या था? दिल्ली सल्तनत में आगरा में शासन किसका था? सिकंदर लोदी का रहा होगा। तो उसने सीमाओं को स्थापित करने के लिए क्या करा? आगरा शहर की स्थापना कर दी 1504 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश के फैक्ट हैं तो इंपोर्टेंट तो बनते ही हमारे पेपर के लिए। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का विवरण था। इसने क्या करा था? एक खजाना को लुटवा दिया था। उसके बाद ये ऐसा शासक था जिसने विष पीकर हत्या कर ली, यानी कि जहर इसने खा लिया था और आत्महत्या कर ली थी इसने। तो अवध की जो संस्थापक है वो कौन है? हमारा शहादत खां अवध के क्या थे? संस्थापक थे। उसके बाद अगर यहां से हम बात करेंगे कि राजधानी जो है हमारी, ठीक है, 1836 में कहां थी? आगरा थी। अभी मैंने आपको बताया आगरा की स्थापना किसने करी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1504 में। उसके बाद जो इलाहाबाद है 1858 में, जिसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। राजधानी देखिएगा 1858 में इलाहाबाद है, उसको प्रयागराज से नाम से जानेंगे हम। तो वो एक दिन के लिए राजधानी बना था भारत की। ठीक है, इलाहाबाद की अगर बात करेंगे तो एक पॉइंट हमारा बनता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रयाग स्तंभ लेख। प्रश्न ये बनता है कि प्रयाग स्तंभ लेख आखिर किसका लिखा हुआ था और किन किन राजाओं का क्या है उसमें उल्लेख किया गया है। तो किन किन राजाओं का उल्लेख किया गया प्रयाग स्तंभ लेख में? तो इसको जो लिखा था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि ने लिखा था।
समुद्रगुप्त के दरबारी कवि, क्या नाम था समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था? तो नाम था हरिशेन। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग स्तंभ लेख को लिखा था। बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा आप। उसके बाद अगर आप कभी प्रयाग गए होंगे तो वहां पे लोग विभिन्न बातें करते हैं कि जो स्तंभ लेख है ये अकबर का है, ये जहांगीर का है, अशोक का है। तो इसमें कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है तो हम देखेंगे इसमें आपके एक तो हमारे समुद्रगुप्त हो गए जिनका उल्लेख मिलता है, दूसरे हमारे अशोक, जहांगीर का उल्लेख मिलता है, अकबर का उल्लेख मिलता है और हमारे एक राजा बीरबल का भी उल्लेख मिलता है यहां से। तो कुछ हमारे राजा हुए जिनका क्या मिलता है हमको उल्लेख मिलता है यहां से, ठीक है। तो अकबर हो गए, आपके अशोक हो गए, जहांगीर हो गए, बीरबल, और सबसे इंपॉर्टेंट कौन? आपके समुद्रगुप्त। तो 5 राजाओं का उल्लेख मिलता है। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि किस ग्रंथ में सबसे पहले इलाहाबाद की चर्चा की गई थी? आप बताइएगा किस ग्रंथ में सबसे पहले इलाहाबाद की चर्चा की गई थी? ठीक है, अशोक हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया और आपके बीरबल हो गए। 1921 में आंशिक रूप से राजधानी बनाया गया था, यानी पूरी तरह से राजधानी परिवर्तित नहीं की गई थी। कहां पर? आगरा में, ठीक, वो सॉरी लखनऊ में। तो 1921 में पूरी तरह से लखनऊ नहीं थी, किस रूप में थी? तो आंशिक रूप में थी, याद रखिएगा। उसके बाद 1921 नहीं, ये होगा 1935। तो 1935 में पूरी तरह से लखनऊ को क्या बना दिया गया? पूरी तरह से राजधानी बना दिया गया। तो याद रखिएगा 1935 से ही लखनऊ हमारी पूरी तरह से क्या है? राजधानी है। और लखनऊ की स्थापना मैंने अभी आपको बताया था कि अवध की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? शहादत खान ने की थी। लेकिन पॉइंट हमारा ये बनता है कि क्या लखनऊ की स्थापना भी शहादत खान ने करी थी? लखनऊ तो हमारा वर्तमान समय में नाम है, अवध हमारा पहले नाम था। तो लखनऊ की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ की स्थापना किसने करी थी? आसफ उद-दौला ने करी थी। आसफ उद-दौला ने क्या करी थी? 1772 में लखनऊ की स्थापना करी थी। किसने? आसफ उद-दौला ने। और लखनऊ नवाबों का शहर है। तो 1935 में पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की जो राजधानी बन गई वो क्या बन गई? आपकी लखनऊ। तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश की इतनी सारी आपकी कैपिटल रही होंगी, ठीक है, प्राचीन भारत के समय। अब हमारा इंट्रोडक्शन समाप्त होता है। हमने अभी आपसे कहा था कि हम वायसराय की भी यहाँ से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लॉर्ड कैनिंग को। तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड कैनिंग का जो शासन टाइम है वो आपका कितना है? 1856 से लेके 1862, यानी कि 6 वर्षों तक भारत में थे। तो क्या था, जब भारत स्वतंत्रता अधिनियम की अगर हम बात करेंगे या भारत सरकार अधिनियम की अगर हम बात करें, यहाँ से स्वतंत्रता का तो मैग्ना कार्टा कहते हैं 1858 के अधिनियम को। तब जब ये अधिनियम आया था भारत में तो क्या था कि एक एक्ट बना था, एक्ट आया था अधिनियम, जिसे हम कहते हैं 1858 का अधिनियम। तो इससे पहले क्या बनते थे? भारत में गवर्नर जनरल बनते थे, भारत के गवर्नर जनरल बनते थे। लेकिन जब 1858 का जब अधिनियम आया था तब क्या करा गया था? जो गवर्नर जनरल थे उनको हटाकर क्या कर दिया गया था? भारत का वायसराय बना दिया था। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय रहे होंगे, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। गवर्नर जनरल को हटा दिया गया था। ये देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। तो प्रश्न ये भी बनेगा कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था। कि धारा के अनुसार इसको क्या दे दी थी? मान्यता दे दी थी। धारा नंबर 2, धारा नंबर 2 के अनुसार क्या दे दी थी? इसको मान्यता दे दी थी और इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका कर दिया गया था, यानी कि इसको पारित कर दिया गया था 26 जुलाई 1856 को। याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह की एग्जिट डेट है तो डेटें हिस्ट्री में आने लगी हैं। तो 26 जुलाई 1858 को पूरी तरह से पारित कर दिया था। इसके जो मेन सहयोगी की अगर हम बात करेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी मेन सहयोगी रहे थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या करा? सबसे पहले अपना जो पुत्र था उसकी जो शादी करा दी, क्या करा दी? एक विधवा से करा दी, ठीक है ना। इससे वो क्या हो गया? नाराज हो गया।
उसके बाद विधवा विवाह को बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए एक व्यक्ति बने थे जिनको हम कहते हैं डॉक्टर कर्वे। क्या नाम से जानते हैं हम? डॉक्टर कर्वे के नाम से इनको हम जानते हैं। और इन्होंने भारत में पहला महिला विश्वविद्यालय बनाया था महाराष्ट्र और पुणे में, और उन्हीं के नाम पर इनका नाम रखा था। यानी कि महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर कर्वे के प्रयासों से हुई थी, और इन्होंने भी एक विधवा से क्या की थी? विवाह किया था, यानी कि शादी की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपका कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ। तो एक तो प्रश्न ये बन सकता है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ किसके समय था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। उसके बाद पॉइंट ए बनता है कि बंगाल में नील विद्रोह हुआ कब था? तो 1859 और 60 में हमारा क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। उसके बाद हम बात करेंगे कि लॉर्ड कैनिंग ने सैनिकों को निःशुल्क डाक, जो निःशुल्क डाक व्यवस्था जो थी उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। लेकिन रुपए पैसे की बात करने लगे थे, निःशुल्क व्यवस्था क्या करती थी? समाप्त कर दी थी। उसके बाद क्या था? पोर्टफोलियो पद्धति को लागू किया गया था। पोर्टफोलियो पद्धति के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहां से, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 पॉइंट और बात कर लेते हैं, एक तो हमारी चलती है भारतीय दंड संहिता जिसको हम कहते हैं आईपीसी, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड बोलते हैं आईपीसी, जिसमें हमारी क्या होती है? सेशन होता है जिसको हम कहते हैं धारा। क्या कहते हैं? धारा। किसके समय में आई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी। 1860 में तो धारा आई थी, लेकिन इसको लागू किया गया, पारित किया गया था 1 जनवरी 1861 को। क्या किया गया था? पूरी तरह से क्या किया गया था? पारित किया गया था। तो भारतीय दंड संहिता जो है हमारी, वो 1 जनवरी 1861 से पूरी तरह से क्या कर दी गई? लागू कर दी थी। ये भी किसके समय में? आप टाइम को याद रखिएगा और डेट को देखिएगा क्या होगा हमारा। पोर्टफोलियो पद्धति लागू कर दी गई। उसके बाद में रिवोल्ट भी हो गया था। 1857 की जो क्रांति थी वो किसके समय में हुई थी? वो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। तो 1857 की क्रांति भी किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति भी आपकी हुई थी, ठीक है। अब हम देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेके 1916। तो लॉर्ड हार्डिंग की यहां से बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि राजधानी परिवर्तन कर दिए, ठीक है। तो देखते हैं कि जॉर्ज पंचम व मेरी क्वीन, ये भाई मेरी नहीं है, आप ही लोगों की हैं। आप इनको अच्छे तरह से देख लें क्योंकि ये आप ही की है, मेरी नहीं है, ठीक है। ओके, ये जॉर्ज सस्टम की भी हो सकती हैं, इनकी थी, लेकिन मेरी नहीं थी, इनका नाम मेरी था, ठीक है। 1911 में भारत आए। कहाँ आए थे 1911 में? एक एक पॉइंट को हमें समझना है यहां से, ठीक है। तो 1911 में कहाँ आए? भारत आए थे, और दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन हुआ। तो प्रश्न ये भी पूछा गया है पेपर में कि दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन कब हुआ? तो 1911 में दिल्ली में तृतीय राज दरबार का आयोजन हुआ। इसी आयोजन में क्या हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में। याद रखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में, लेकिन बंगाल का विभाजन हुआ कब था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? हमारे लॉर्ड कर्जन। कौन थे हमारे वायसराय? तो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन। तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया 1911 में, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ कब था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, और 1900 यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था हमारा। तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और तीसरी जो आयोजन हुआ था वो 1911 में हुआ था। 2 व्यक्ति उपस्थित हुए, जॉर्ज पंचम और आपकी मेरी क्वीन। मैंने आपको बताया क्वीन आप ही की है, मेरी नहीं है, नाम मेरी क्वीन था इनका। उसके बाद 1911 की तारीख को यहां से हम देखेंगे तो 1911 में ही बंगाल से अलग करके 2 राज्य बना दिए गए। एक तो बिहार को बना दिया गया और दूसरा बना दिया गया उड़ीसा। देखिएगा, तो बंगाल से अलग करके 2 राज्य बना दिए गए। एक था हमारा बंगाल से अलग करके बिहार को बनाया गया, और दूसरा किसको बना दिया गया? उड़ीसा को। नामक नए राज्यों का निर्माण किया गया, नए राज्यों का निर्माण हुआ।
तो देखिएगा जो बंगाल से जब बिहार बना था और बंगाल से क्या बना था, उड़ीसा जब बना था, तो बिहार को बनाने में जो सबसे प्रमुख भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई थी उनको हम कहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम से जानते हैं उनको हम? तो उनको हम जानते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने क्या करा था, बंगाल से अलग करके बिहार राज्य का निर्माण करा दिया था। तो बंगाल से हमने अलग कर दिया बिहार को, तो महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। उसके बाद उड़ीसा का भी क्या कर दिया गया था? उद्घाटन कर दिया गया था। अब आप फिर से समझिएगा, देखो एक लाइन में कितना सारा प्रश्न हमारा बन रहा है, तो बिल्कुल इग्नोर ना करें आप इसको, ठीक है। भारत की राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? 1911 की ही कहानी है, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई, और 1992 नहीं होगा, 1912 होगा। तो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। मैंने आपको बताया था कि घोषणा डिक्लेरेशन दिया गया था 1911 में, लेकिन राजधानी 1912 में बन गई, ठीक है। और जॉर्ज पंचम मेरी क्वीन के आने पर, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहलाता हमारा। बंबई और मद्रास की तरह, बंबई और मद्रास की तरह बंगाल के लिए गवर्नर का पद सृजित किया गया। क्या बनाया गया? यानी कि बंबई और मद्रास में गवर्नर के पद का सृजन किया गया, और बिहार उड़ीसा में किसके लिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपके कथन और निष्कर्ष में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और बताया जाता है कि बंगाल और मद्रास की तरह बंगाल के लिए गवर्नर जनरल का पद, और बंगाल और बिहार और उड़ीसा में लेफ्टिनेंट गवर्नर, आज भी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर बनते हैं, जिनको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशासक के नाम से जानते हैं। राज्यों में क्या बनते हैं? गवर्नर बनते हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों में क्या बनते? लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे बनते हैं, ठीक है। तो बंगाल और बिहार में क्या था? बिहार और उड़ीसा में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और बंबई और मद्रास और बंगाल में क्या था? गवर्नर जनरल का पद था हमारा यहां से। उसके बाद देखिएगा कि 1922 में ही बम फेंक दिया दिल्ली में। दिल्ली में प्रवेश करते ही लॉर्ड हॉर्डिंग पे क्या फेंक दिया? बम कर फेंक दिया गया, लेकिन भाई साहब आदमी बच गया, एक्सपायर तो नहीं हुआ, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई। और बाल मुकुंद को फांसी दे दी गई। तो बाल मुकुंद को 1912 में ही क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, क्योंकि 12 में ही इन्होंने क्या करा था? बम फेंका था। 1975 नहीं होगा, 1915 होगा, 1915 1917 गांधी जी। तो गांधी जी राजनीति में प्रवेश हुए। अब गांधी साउथ अफ्रीका से लौटे 9 जनवरी 1915 को। अब बनाया गया प्रवासी भारतीय दिवस। क्या बनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस बनाया गया था। तो गांधी जी तो वापस आ गए थे, और गांधी जब वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को, तो क्या हुआ था? बाल गंगाधर नहीं, आपके गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर राजनीति में प्रवेश नहीं किए, और 2 वर्षों के लिए क्या कहा? राजनीति से क्या कहा? राजनीति में नहीं प्रवेश करें। उसके बाद 2 वर्षों तक भारत का भ्रमण किया, और राजनीति में प्रवेश करा सबसे पहली बार चंपारण के आंदोलन में। कहा किया? तो चंपारण के आंदोलन में सबसे पहली बार क्या करा? प्रवेश किया। चंपारण कहां? तो बिहार में है। और रामचंद्र शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ल, वो हिंदी में है, रामचंद्र शुक्ल आपके, राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण में प्रवेश किए। तो राजनीति में पहला प्रवेश 1917 में रहा था गांधी जी का, ठीक है। तो 1915 में आए थे, लौटे थे कहां से? साउथ अफ्रीका से। अपने दोस्त अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो राजनीति में प्रवेश करे थे, क्योंकि इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महादेव रानाडे थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। उसके बाद 1955 ना होकर 1915 होगा आपका। 1915 में मदन मोहन मालवीय व अन्य हिंदू महासभा का गठन किया गया। मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था, ठीक है।
तो उसके बाद अगर द्वितीय विश्व युद्ध की डेट को हम यहाँ से मेंशन करेंगे तो 1939 से लेके 1945 तक ये हमारा द्वितीय विश्व युद्ध रहा। उसके बाद है कि हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया 1916 में। तो 1916 में कुलपति नियुक्त किया गया था। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने करी थी। लेकिन प्रश्न अगर हमारा यहाँ से बनता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव किसने रखी थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो नींव रखी थी वो एनी बेसेंट ने रखी थी 1899 ईस्वी में। उसके 17 वर्षों के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना दिया गया। भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा, भारत में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा का आरंभ कहां से किया गया? इलाहाबाद से किया गया। तो प्रथम हवाई डाक सेवा भी इलाहाबाद से, और सिविल सेवा की परीक्षा 1922 में सर्वप्रथम कहां से? इलाहाबाद से की गई। नैनी 1911 को शुरू किया गया और इसी वर्ष कारखाना अधिनियम 1911 में पुरुषों की अवधि कितनी निश्चित की गई थी? 12 घंटे निश्चित की गई थी यहां से अवधि भी। ओके, तो यहाँ पे आज की हमारी जो क्लास थी वो आपकी यहीं तक रही। यानी कि कल हम फिर से मिलेंगे, यानी कि जब भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फिर हम कल से मिलेंगे। यानी कि उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्या टॉपिक हमारा रहेगा, तो रहेगा उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और साथ में भारत की भौगोलिक स्थिति की हम बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।